विंटर 2024 का सबसे पॉपुलर एनिमे सेंसेशन अगर किसी को बोल सकते हो तो है सोलो लेवलिंग गाइस। बहुत ही अमेजिंग डिटेल एनिमे है ये गाइस और इसके ऊपर हम बात करेंगे। हालांकि ये कोरिया की मानवा से बनाया गया एडेप्टेशन है, इसका कोई मांगा नहीं। एक्चुअली में मानवा एग्जिस्ट करता है और मानवा और मांगा में क्या डिफरेंस होता है ये चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही जानी है गाइस। तो हाँ आओ चलो इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। तो सोलो लेवलिंग बाकी जितने भी एनिमे होते हैं उनसे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है गाइस। स्टार्ट तो बहुत ही सिंपल स्टोरी की तरह होती है, लेकिन आगे चल के ये कॉस्मिक बीइंग की लड़ाई बन जाती है। और इस कॉस्मिक बीइंग की एक मूर्ति आपने देखी है पहले एपिसोड में, ये उसी कॉस्मिक बीइंग की मूर्ति है। तो आज हम सोलो लेवलिंग के इन्हीं गॉड्स के ऊपर बात करेंगे ये। और तीसरे एपिसोड के बाद कहानी ऐसी कैसी हो गई जैसे गेम की तरह है। तो आओ चलो इन सब चीजों के ऊपर बात करते हैं। लेकिन अगर तुम बिल्कुल ब्लाइंडली देखना चाहते हो तो बिल्कुल भी मत देखना इस वीडियो को, ठीक है? तुम्हारे लिए हो सकता है दिक्कत हो आगे वीडियो में। चलो शुरू करते हैं। पूरे सोलो लेवलिंग के जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स का सबसे बड़ा गॉड है जिसको एब्सोल्यूट बीइंग के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये एब्सोल्यूट बीइंग जो है ये टाइम की शुरुआत से एग्जिस्ट करता है। ये पूरे के पूरे जो गॉड्स हैं सोलो लेवलिंग के, उनका सबसे सुप्रीम गॉड है। ये इनऑर्गेनिक मैटर है या नथिंग से भी कुछ भी क्रिएट कर सकता है ये, और किसी क्रिएट हुई चीज को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। मतलब बहुत पावरफुल है ये, बहुत ही ज्यादा। अब क्योंकि इसने ब्रह्मांड को भी बनाया है और टाइम की शुरुआत से ही एग्जिस्ट करता है, तो सवाल ये आता है कि ये इंसानों को क्यों मार रहा था। पूरे सोलो लेवलिंग में जो गॉड्स होते हैं उनको समझते हैं, ठीक है? फिर उसके आगे बात करेंगे। तो सोलो लेवलिंग यूनिवर्स में दो तरह के गॉड्स या फिर आप कह सकते हो दो तरह की हायरार्कीज एग्जिस्ट करती हैं। पहले होते हैं रूलर्स और दूसरे होते हैं मोनार्क। रूलर्स जो होते हैं वो काइंड ऑफ अच्छा बोल सकते हो उनको, ठीक है? और मोनार्क जो होते हैं उनको काइंड ऑफ बुरा बोल सकते हो आप। तो रूलर्स जो होते हैं वो लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं और मोनार्क डार्कनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। आप कह सकते हो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब लाइट के एब्सेंस में कोई चीज रह जाती है तो वो डार्कनेस ही होती है गाइस। ये दो ऐसे हायरार्कीज होते हैं, इनको काइंड ऑफ गॉड मान सकते हो तुम। आगे चल के हमें पता चलेगा इनके बारे में। अभी मैं स्पॉइलर टेरिटरी में जा रहा हूँ तो अभी भी वार्न कर रहा हूँ कि आगे मत बढ़ो। मतलब तुम्हारी बहुत सारी चीजें स्पॉइल हो जाएंगी। मैं नहीं चाहता कि उसका जिम्मेदार मैं हूँ। अगर तुम आगे देख रहे हो तो अपनी जिम्मेदारी पे देखना। तो जैसे मैंने इस टेम्पल में दिखाई गई इस मूर्ति के ऊपर बात करी थी, तो ये इस यूनिवर्स का क्रिएटर मान सकते हो आप इसको। तो एब्सोल्यूट बीइंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल था गाइस। वो बोर हो रहा था, इसीलिए उसने पूरी यूनिवर्स को बनाया। जितनी भी चीजें तुम सोलो लेवलिंग में देखोगे उसको इसी गॉड ने बनाया है। ये हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएट करता रहता है गाइस, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है? तो इसीलिए इसने ये जो पोर्टल खुलते हैं, ये जितनी भी चीजें हो रही हैं सोलो लेवलिंग में, हंटर जो है, ठीक है, उनसे लड़ रहे हैं, तो इन सब चीजों को देखने में इसको बहुत ही एंटरटेनमेंट मिलती थी, मजा आता था इसको। इसीलिए इसने पूरी की पूरी दुनिया बनाई थी अपने मनोरंजन के लिए। मतलब टेक्निकली उसने पूरा ब्रह्मांड बनाया ताकि वो अपने आप को एंटरटेन कर सके। और जो पहले और दूसरे एपिसोड में आपने जो स्टैचू देखा था वो एब्सोल्यूट बीइंग का ही था गाइस। एब्सोल्यूट बीइंग ही था। क्या वो एक्चुअल में एब्सोल्यूट बीइंग था? नहीं, वो एक्चुअल में नहीं, वो उसका सिर्फ स्टैचू था। कह सकते हो कि सिर्फ स्टैचू ही था उसका, ओके? पत्थरों पे लिखे हुए जो रूल्स होते हैं गाइस, उनका पालन करना होता है हर एक बीइंग को जिसको उसने बनाया है, और जो उसका पालन नहीं करेगा वो मारा जाएगा। और एक्चुअली में जिन्होंने पालन नहीं किया था, आप देख सकते हो वो सब मर गए थे एपिसोड 1 और 2 में। फिर बाद में जेनवू ने किसी भी तरह सिचुएशन को कंट्रोल किया था और उस टेम्पल में मतलब फिर आपने देखा था कितनी अच्छी सी चीजें हुई थी। और लास्ट में किसी एक को बचना था वहां पर, और वो जेनवू ही था जो लास्ट तक वहां बचा रहा। बाकी सब बच गए थे। जितने लोगों ने भी रूल्स को फॉलो नहीं किया वो सब के सब मर गए थे गाइस। ये चीज आपने देखी थी। जिनवू को ही क्यों चुना गया है एपिसोड 2 में, इस सवाल का जवाब एक्चुअली में दो गॉड्स जो मैंने बताए थे शुरू में, मोनार्क और रूलर्स, इन दोनों के एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट से होती है। जब ब्रह्मांड में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था, ना लाइट थी ना डार्कनेस था, तो जो एब्सोल्यूट बीइंग था वो काफी ज्यादा बोर हो रहा था। और इसी बोरियत से तंग आकर एब्सोल्यूट बीइंग ने दो क्रिएशंस बनाई थी। पहला क्रिएशन मोनार्क था और दूसरा रूलर्स थे। जब सारी एग्जिस्टेंस एब्सोल्यूट बीइंग के अंदर थी तो उसने अपने अंदर से लाइट को निकाल कर रूलर्स में डाल दिया और सारी डार्कनेस को निकाल कर मोनार्क्स में डाल दिया। इन सब को बनाते वक्त एब्सोल्यूट बीइंग ने ये चीज बहुत ही अच्छे से ध्यान रखी थी कि बिल्कुल भी ये लोग एब्सोल्यूट बीइंग के अगेंस्ट ना हो। आगे चल के एब्सोल्यूट बीइंग ने अर्थ बनाया और अर्थ पर ह्यूमन का भी एग्जिस्टेंस उसी ने ही किया था। एब्सोल्यूट बीइंग ने ये बहुत ही अच्छे से प्लान किया था कि मोनार्क जो होंगे, मतलब जो डार्कनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, वो ह्यूमंस को परेशान करेंगे और
रूलर्स ह्यूमंस को बचाएंगे जो लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, और एब्सोल्यूट बीइंग आराम से बैठ के ये जितनी भी चीजें हो रही हैं, जितनी भी वॉर्स हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, और जितनी भी कहानियां होती हैं अर्थ पे या पूरे के पूरे ब्रह्मांड में, वो उनको एंजॉय करेगा। और फिर क्या था, एक्चुअली में बहुत सालों तक ऐसी लड़ाई चलती रही, जिसके ऊपर मैं ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। बस इतना कहूंगा कि हाँ, एक टाइम पर जो रूलर्स थे, जो गुड गाइज थे, मतलब जो अच्छे थे, वो परेशान हो गए थे और उन्होंने सोचा कि चलो हम अपने जो एब्सोल्यूट बीइंग हैं उनसे मदद मांगते हैं और उनके पास जाते हैं। एब्सोल्यूट बीइंग ने मदद करने से मना नहीं किया, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उन्होंने अपना पूरा कनेक्शन खत्म कर लिया जो रूलर्स थे, और रूलर्स को फिर ये एहसास हुआ कि जो दुनिया है जिसमें बुराई अच्छाई सब एग्जिस्ट करती है, वो एक्चुअली में एब्सोल्यूट बीइंग की ही क्रिएशन है। एब्सोल्यूट बीइंग चाहे तो सारे फसाद को खत्म कर सकते हैं, लेकिन वो अगर नहीं कुछ कर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और उनको ये बात पता चल जाती है कि हाँ, हमारे को बनाने वाला जो क्रिएटर है उसको फर्क नहीं पड़ता, और अगर एब्सोल्यूट बीइंग चाहते तो बुराई को कब का खत्म कर चुके होते। रूलर्स ये एज्यूम कर लेते हैं कि एब्सोल्यूट बीइंग उनकी मदद इसीलिए नहीं करना चाहते हैं ताकि ये जो वॉर है चलता रहे, और यही सारी चीजें सोचकर रूलर्स सारे के सारे एब्सोल्यूट बीइंग के खिलाफ हो जाते हैं। जो 7 रूलर्स होते हैं, उन 7 में से एक ऐसा रूलर होता है, लास्ट एंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एशबॉर्न ही होता है, जो कि सत्ता के खिलाफ नहीं जाता। वो अपने एब्सोल्यूट बीइंग यानी 6 रूलों पे रूल कर रहा होता है, मतलब एब्सोल्यूट बीइंग, उसके लिए वो काफी ज्यादा लॉयल रहता है गाइस। एंड जो एशबॉर्न होता है वो जितने भी उसके बाकी बचे हुए साथी होते हैं उनसे लड़ता है और वो उनको बोलता है कि हमें एब्सोल्यूट बीइंग के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसके जो 6 के 6 साथी होते हैं वो उसको हरा देते हैं और अधमरी हालत में छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद वो लोग सभा के अंदर घुसते हैं और कॉस्मिक बीइंग को मारकर उसका सिंहासन तोड़ देते हैं। जो भगवान होता है, जो क्रिएटर है पूरे ब्रह्मांड का, वो मर जाता है गाइस। और यही वजह है कि मैंने बोला था कि स्टैचू जो है वो एब्सोल्यूट बीइंग नहीं है, ये वो गॉड नहीं है, और एब्सोल्यूट बीइंग मर चुका है, गॉड मर चुका है। फिर उसके बाद एशबॉर्न का क्या हुआ, एशबॉर्न जो था उसने अपने साइड को ही स्विच कर लिया, वो रूलर से मोनार्क के साइड स्विच हो गया, और इसी वजह से जो एशबॉर्न था वो मोनार्क में बदल गया। मोनार्क बनने की वजह से वो आगे चल के शॉर्टकट में बताऊं तो वो जितने भी शैडोज हैं उनका देवता बना, यानी कि गॉड ऑफ शैडोज, यानी कि द किंग ऑफ डेथ। एशबॉर्न के किंग ऑफ डेथ बनने के बाद अब आपको शायद अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जेनवू को ही क्यों चुना गया, क्योंकि जेनवू जो है वो पूरे के पूरे यूनिवर्स का या पूरी दुनिया का सबसे कमजोर हंटर है, सबसे कमजोर हंटर है, और सबसे कमजोर हंटर होने की वजह से उसने डेथ को कई बार फील किया है, फेस किया है, और डेथ को इतना करीब से जानने के बाद वही सबसे ज्यादा काबिल है लेवल अप करने के लिए। तो ऊपर से हिंट में मैंने तुमको बता दिया कि जेनवू जो है वो क्यों चुना गया है। सो गाइस, अभी के लिए इतना ही। आने वाले वीडियोस में मैं एशबॉर्न और जितने भी मोनार्क और रूलर्स हैं उनसे रिलेटेड और अच्छे से एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊंगा, और भी ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा, जैसे कप ऑफ रीइंकार्नेशन, जिसका यूज करके वो लोग टाइम को रिवाइंड करना चाहते थे। ऐसे बहुत सारी अमेजिंग चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा गाइस। तो उन वीडियोस को देखना है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ तुम लोग को अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।